दोस्तों, गुजरातियों के पास सबसे ज्यादा पैसा होने का कारण पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ व्यापार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमारे जैसे लोग 9 से 5 की जॉब करके खुश रहते हैं ना, वहीं उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, एक बात तो 100% फिक्स है कि गुजरातियों की रगों में खून के साथ साथ बिजनेस भी दौड़ता है और एक गुजराती बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम एक ऐसे इंसान और ऐसे ही ब्रांड की बात करने वाले हैं जिसको आप बचपन से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये ब्रांड चला तो इतना चला कि बच्चा बच्चा इसको जानता था, और जब ये डूबा तो ऐसा डूबा कि आज भी धीरे धीरे करके ये डूबता ही जा रहा है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबकी पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा की। जी हाँ दोस्तों, जिसके फाउंडर हैं करशन भाई पटेल, जिनका जन्म 1945 में हुआ था। उनके पिता एक नॉर्मल किसान थे। बावजूद इसके भी उन्होंने करशन भाई को केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई करवाई थी। लेकिन करशन भाई को तो पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस की खुजली थी। लेकिन उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो एक लैब में एज ए लैब असिस्टेंट जॉब करने लग गए थे। कुछ साल वहां पर जॉब करने के बाद उन्हें एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई थी। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। दरअसल उनकी एक बेटी थी निरुपमा, जिससे वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते थे। बदकिस्मत से एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। उनको इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। दरअसल उनकी एक इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्सेसफुल बनाए, लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि भले ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो है। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के नाम पर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा कि हर कोई मेरी बेटी को उसके नाम से जानेगा। और फिर क्या था, वो लग गए अपनी मिशन पर और एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने लग गए थे। काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें एक सक्सेसफुल फॉर्मूला मिला था। इस फॉर्मूले को यूज कर उन्होंने एक सक्सेसफुल डिटर्जेंट पाउडर बना दिया था। इसके बाद 1969 में उन्होंने निरमा को लॉन्च कर दिया था। आपको बता दें कि करशन भाई पटेल अपनी बेटी निरुपमा को ही प्यार से निरमा बुलाते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट और कंपनी का नाम भी निरमा ही रखा था। आपने देखा होगा निरमा पर एक छोटी बच्ची की फोटो भी आती है, वो असल में करशन भाई की बेटी ही है। ये वो दौर था जब डिटर्जेंट पाउडर को बड़े शहर में रहने वाले लोग ही इस्तेमाल किया करते थे, और उस समय सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल आता था, जो कि 13 रुपए किलो था। लेकिन ये रकम उस वक्त मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था करशन भाई पटेल के लिए, क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को ही टारगेट कर लिया अपने वॉशिंग पाउडर निरमा को बेचने के लिए। और उन्होंने निरमा को सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए किलो में ही निकाल दिया था। शुरुआत में उनका सफर भी काफी हार्ड रहा था। वो घर घर जाकर लोगों को पाउडर सप्लाई किया करते थे, और ये काम भी वो जॉब पर जाने से पहले या जॉब से आने के बाद किया करते थे। दोस्तों, उनको अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि वो 100% मनी बैक गारंटी पर प्रोडक्ट को सेल किया करते थे। यानी कि यूज करने के बाद अगर प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद ना आए तो वो अपना 100% पेमेंट वापस ले सकता है। लेकिन निरमा पाउडर की क्वालिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे वापस करने की सोचता भी नहीं था। अब करशन भाई का ये प्रोडक्ट तो सबको पसंद आ रहा था, लेकिन नौकरी के कारण बिजनेस को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि एक मिडिल क्लास सोचकर भी घबरा जाता है। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया, और फाइनली उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ भी दिया। अब उनके लिए नया चैलेंज ये था कि निरमा को पूरे भारत में कैसे फैलाया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन हायर किए और दुकानदारों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने लगे, ताकि जब भी कोई कस्टमर दुकान पर सर्फ खरीदने जाए तो उन्हें पता चले कि मार्केट में इसका एक अल्टरनेटिव भी आ चुका है। अब शॉपकीपर अपनी दुकान पर निरमा को बेचने को तो तैयार हो गए थे, लेकिन ज्यादातर दुकानदार उधार में लेने को ही तैयार थे। दरअसल दुकानदारों को भी ये डर था कि निरमा के ना बिकने पर कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, इसीलिए दुकानदार पहले सेल्समैन से उधार लेते थे और जब माल बिक जाता था तब उसके पैसे देते थे। लेकिन करशन भाई को इस चीज से पैसों की बहुत ज्यादा कमी आने लग गई थी। तब उन्होंने दिमाग लगाया और मार्केट से अपना सारा स्टॉक वापस मंगवा लिया और निरमा का टीवी एड निकलवा दिया, सबकी पसंद निरमा। दोस्तों, इस टीवी एड ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इस टीवी एड की वजह से ज्यादातर लोग शॉप पर जाकर निरमा की डिमांड करने लग गए थे। अब यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो जाता है। लोग निरमा की डिमांड करते थे, लेकिन उन्हें निरमा नहीं मिल पाता था, तो लोगों को लगता था कि निरमा आते ही पूरा बिक जाता है, इसीलिए उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई थी। और जो शॉपकीपर उधार में लिया करते थे वो अब कैश देने के साथ साथ एडवांस देने को भी तैयार हो गए थे। फिर कंपनी ने जब वापस मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट किया तो उनकी सेल्स ने तो आसमान को ही छू लिया था और सारे कॉम्पिटिटर पीछे रह गए थे और हर जगह बस निरमा ही निरमा हो रहा था। साल 1988 में निरमा ने 60% तक अपना मार्केट जमा लिया था। उस वक्त निरमा ने लगभग 10 सालों तक दूसरे ब्रांड को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया था, और बाद में धीरे धीरे निरमा और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने लग गया था, जैसे कि सौंदर्य साबुन निरमा 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 निरमा
और ये भी काफी पॉपुलर हुआ था और इसी तरह निरमा एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी। लेकिन एक बात को देखकर अफसोस होता है, जो निरमा 60% तक अपना मार्केट जमा चुका था, वो 2015 आने तक सिर्फ 12% रह गया था। अब सवाल ये आता है कि सब कुछ इतना सही चल रहा था तो फिर ये कैसे हो गया? आखिर इसके डूबने का रीजन क्या था? देखिए दोस्तों, रीजन तो काफी सारे हैं, लेकिन हम एक एक को समझेंगे। रीजन नंबर 1, इनोवेशन। निरमा जब मार्केट में आया था तब वो काफी इनोवेटिव था, पर फिर वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को इनोवेशन नहीं कर पा रहा था। रीजन नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, जब निरमा को सक्सेस मिली तब उन्होंने तुरंत कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिए और इसी तरह उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया था। देखा जाए तो दोस्तों ये गलत नहीं था, बट बाकी प्रोडक्ट के चक्कर में वो अपने मेन प्रोडक्ट निरमा पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और लोगों की बदलती जरूरतों को समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए धीरे धीरे वो लोगों की नजरों से दूर जाने लगे। रीजन नंबर 3, कंज्यूमर परसेप्शन। दोस्तों, जब निरमा की शुरुआत हुई थी तब वो काफी चीप प्राइस में था और उस समय लोगों को सिर्फ यही चाहिए था। लेकिन बात करें 2010 के बाद की, तो अब लोगों को सस्ता नहीं अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता था। निरमा ने लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने निरमा ब्लू, निरमा एडवांस जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी बनाए थे, लेकिन बावजूद इसके भी वो लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए थे। रीजन नंबर 4, पेड मार्केटिंग। दोस्तों, निरमा की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ टीवी एड था, लेकिन साल 2012 के बाद ये ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई थी। दरअसल निरमा ने कुछ अलग अलग तरीके के एड कैंपेन चलाए थे जो कि लोगों पर बेअसर साबित हुए थे। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में निरमा का एक भी ऐसा एड नहीं था जो लोगों को याद था, जबकि आज से 35 साल पहले बनाया हुआ एड सबकी पसंद निरमा आज भी लोगों की जुबान पर दौड़ता है। इससे पता चलता है कि पिछले 10 सालों में निरमा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल नहीं रह पाई थी और यही रीजन है निरमा के डूबने का। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कुरकुरे इतना सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉकेट ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आप तक ऐसी ही नॉलेज पहुँचाते रहेंगे।